अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। सियासी हलचल जारी है। आज भी बयानात दिए गए जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी। ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, अपोजिशन की जानिब से भी। अपोजिशन को हुकूमत संजीदा नहीं लेती। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, ये तो अपनी कन्फ्यूजन से ही बाहर नहीं निकल रहे। और ये कन्फ्यूजन बहरहाल है भी, क्योंकि जो PMLN है उसके अंदर भी दो बयानिए चल रहे हैं साइड बाय साइड। और पीपल्स पार्टी चूंकि अब अपोजिशन PDM का हिस्सा नहीं है, तो वहां पर भी PDM भी कमजोर जो है वो दिखाई देती है। पार्लियामेंट के अंदर साथ चलने की बात करते हैं। तो आज कुछ बात करेंगे इन मामलात के ऊपर कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने बहरहाल वीकेंड पर इस पर बात की थी, लेकिन यही कुछ सिलसिला अभी जारी है। कन्फ्यूजन क्या है सारा मामला, और तरीन साहब वाला मामला हुकूमत के लिए। हुकूमत का ख्याल है कि मईशत तो हमारी ज़बरदस्त जा रही है, और ये अपोजिशन अगर जेन्युइन अपोजिशन होती, खान साहब ने कल कहा, तो कब का हमें गिरा चुकी होती। तो वो इसको तो सीरियस नहीं लेते, लेकिन क्या तरीन साहब वाले मामले को भी सीरियस नहीं लेते। और उधर अपोजिशन के लिए ये चैलेंज है कि वो मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे जो आपस के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में मौजूद हैं फरूख हबीब साहब, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो। अता तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, और शरीफ फैमिली के केसेस में भी जो है वो आगे रहे हैं, और पार्टी लीडरशिप के मामलात पर भी जो है वो बड़े फ्रंट फुट पर खेलते हैं। शैला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ज़रा जो बात चल रही है इस वक्त, तारड़ साहब आपके पास ही आता हूं कि मुझे ये बताइएगा कि क्या जो कन्फ्यूजन दिख रही है आपकी पार्टी के अंदर भी ये कन्फ्यूजन है, या फिर नहीं कोई मसला नहीं है, दोनों बयानी अपने ही हैं, मफाहमत का भी और मजामत का भी। तारड़ साहब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे नज़दीक कोई इतना इशू नहीं है। हमारी जो सियासत है उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोचेस ज़रूर हो सकती हैं। यानी हम जब 2018 के इलेक्शन में गए तो हमारा स्लोगन था, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। इस स्लोगन के तहत हमने इलेक्शन लड़ा, और हमने, आपको पता है, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, सबसे ज़्यादा सीटें हमने बैग की, और ओवरऑल वोट्स की भी आप तनासब देखें तो हमने वी डिड फेयरली वेल। और अगर ये बहुत सारी सीटों पे रिगिंग ना होती तो हम तो इससे भी ज़्यादा सीटें ले सकते थे। हमारी 84 हैं इस वक्त। हैविंग सेड दैट, हमारा एक मानना है कि शहबाज शरीफ साहब की एक सोच है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, मगर इन 30-35 साल की सियासत के अंदर बतौर एक भाई के उन्होंने बहुत वफादारी की है अपने बड़े भाई से। मियां नवाज शरीफ इस पार्टी के अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, और वो कोई फैसला कर दें, और वो भी फैसला मशावरत के बाद करते हैं। हर तरह के व्यूज़ आते हैं। हमारा जो मशावरती अमल है, जो मरकज़ी हमारी एक वो कमेटी बैठती है, हर कोई अपना अपना मशवरा देता है, मगर उसके बाद जो फैसला हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी इशू पे कोई फैसला कर दें, फिर शहबाज शरीफ साहब के समेत तमाम लोग उसके अमल दरामद को यकीनी बनाने। सर, वो कौन से फैसले हैं जो नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े, उन्हें मनाना पड़ा तो मैं मनाऊंगा, अगर मैं वहां चला जाता तो उनको मना लेता, और हमारा रास्ता मुफाहमत का रास्ता ही है? कौन सी पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है वो नहीं मान रहे और ये मनाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन की हुक्मरानी के हवाले से किसी को कोई शक व शुबा नहीं है हमारी पार्टी के अंदर कि आइन पाकिस्तान क्या कहता है, आइन की हदूद क्या हैं, और किस किस को अपने अपने आइनी किरदार में अपने अपने आइन की तयशुदा हदूद के अंदर रह के काम करना है। इस पे किसी को कोई शक तो शहबाज साहब को नहीं पता ये बात? एक जो देखिए, शहबाज शरीफ साहब इससे बिल्कुल अग्री करते हैं। जो उन्होंने बात की तो वो हमेशा दलील से बात करते हैं, और तकरीबन उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई के पैरों को हाथ लगाऊंगा। तो क्यों? तकरीबन जरूर उन्होंने बात की। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं कि एक ओवरऑल डिस्कशन होनी चाहिए मुल्की हालात के ऊपर, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से एक डायलॉग ज़रूर होना चाहिए, जिसकी उन्होंने बात की। वो उन्होंने उस पे राय में बात की, और वो उस बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा दलील के साथ अगर मुझे तकरीबन इज्जत के तौर पे बड़े भाई मेरी वालिद की जगह पैर को हाथ लगाना पड़ा, मैं लगाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट है या कोई ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर हमारी कोई आपस में कोई इख्तलाफ है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट अप्रोचेस ज़रूर होती हैं पॉलिटिक्स में आपकी,
आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आपकी मुख्तलिफ आरा होती हैं, मगर जब मशावरती अमल के बाद कोई एक फैसला हो जाए फिर पूरी पार्टी उसको ओन करती है। और फैसला क्या हुआ है? किया मज़ामत का ही? तो मैं नहीं समझता कि ये, जी सॉरी, और फैसला यही हुआ है कि मज़ामत करेंगे, पावर टॉक्स पावर। देखिए, आज मैं और एहसन इकबाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि देखिए, जहां जहां आइन शिकनी होगी वहां मज़ामत होगी, जहां जहां आइन की हुक्मरानी होगी वहां मफामत होगी। तो बात बड़ी सिंपल है कि हमने जो भी पार्टी पॉलिसी बनानी है वो मशावरत के तहत बनानी है। नवाज शरीफ साहब ने उसको तय करना है और एक मशावरती अमल चल रहा है और वो चलता रहेगा। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके तहत हमको आपस में लड़ पड़े। पॉइंट टेकन। शैला साहबा, आपकी तरफ मुझे बताइएगा, वजीर आजम ने कहा ये तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, अगर जेन्युइन ऑपोजिशन होती तो कब की हमारी हुकूमत गिरा चुकी होती। इनके तो अपने केसेस हैं, एनआरओ मांगते हैं, ये तो जाकर इदारों के पैर पकड़ते हैं, उनके तरला मिन्नत करते हैं कि जी हमें एनआरओ दे दो, हमें बचाओ। ये कोई ऑपोजिशन है? ये तो वो तो आपको सीरियस ही नहीं लेते। मईशत कहते हैं स्काई रॉकेट हो चुकी है, हमें कोई परेशानी ही नहीं है इनसे। ये बात तो उन्होंने मानी कि जो उनकी कारकर्दगी उसमें उन्हें गिर जाना चाहिए, नज़रों से तो गिर चुके हैं। तो बाकी ये है कि ऑपोजिशन ने शुरू में कभी नहीं चाहा, क्योंकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर चुके थे कि जैसी भी गवर्नमेंट आई है उसको उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट। लेकिन वो ये समझते हैं, दोनों पार्टीज़ ये समझ रही थी कि किसी तरह हमने मुल्क में डेमोक्रेसी को रखना है। कभी कहा कदम बढ़ाएं, इमरान आपके साथ हैं, कभी कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। ये तो खुद इनकी जो नालायकियाँ हैं, दवाओं में करप्शन के 400% तक कीमतें चली गई, गैस के बिल में, फिर चीनी में, आटे में, पेट्रोल में, और सब में इन्हीं के ही लोग हैं। फिर रिंग रोड में, फिर पंजाब में ज़मीनों के कब्जे पे, फिर ऑर्डिनेंस जिनके थ्रू कॉलोनीज जो हैं सिर्फ 2% पे जो हैं वो लीगलाइज कर ली जाएं, कब्जे वाली चीज़ें, हर चीज़। तो ये नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी 4.4% पे जा रही है, हमारी तो बूम आ गया है, स्टेबिलिटी आ रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी, वो कहते हैं ये कौन सा वक्त है कि आप हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे एहतजाज। पता नहीं, 19,000 ज़कात तो फितरे के थैले लेके अचानक इकोनॉमी में कैसे बूम आ गया। ईद तक बदल दिया आपने 19,000 थैलों के चक्कर में। तो 19,000 ज़कात के, अच्छा वो चावल सऊदी अरब वाले, ठीक। कभी जो है वो आप 4 दिन पहले कुछ और फिगर देते हैं, 4 दिन बाद कुछ और, पहले भी आपने कुछ और दी थी, वो कोविड से पहले 1.9 थी। चले, आप उनकी इकोनॉमी के फिगर्स को भी नहीं मान रही, और आपका ये ख्याल है कि उनको चार्टर ऑफ क्या कोई भी नहीं मान रहा। मेरा ये कहना है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि हुकूमत जो है उसको मालूम है कि वो कुछ करे या ना करे, उसको बैसाखियां दी हुई हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जिन्होंने बैसाखियां दी हैं हटा ली तो वो उठाने नहीं आएंगे। अच्छा चलें जी, ठीक है। बैसाखियां वो कह रहे हैं आपके पास जो है, अगर वो हट गई तो आपके पास दोबारा नहीं आएंगी। दोबारा बढ़ रही है, इत्तला है, और 15% दवाओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के पेट्रोलियम डीजल 4 रुपए आप महंगा कर रहे हैं। नहीं है, इकोनॉमी में बूम आ रहा है। जनाब कहते हैं कैसा इकोनॉमी में बूम है कि महंगाई बढ़ रही है? मुझे लगता है कि शैला आपा ने जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ के ओगरा में नौकरी शुरू कर ली है, जो इनको लग रहा है कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है। डीजल की प्राइस बढ़ा रहे हैं आप लोग। सुन लें ना, सुन लें। हमने जो है वो अप्रैल से मई तक जो है 7.5 अरब रुपए का हुकूमत ने खुद बोझ बर्दाश्त किया, और हमने जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनके अंदर इजाफा नहीं किया, ना डीजल में किया, ना पेट्रोल की कीमतों में किया, बल्कि हमने पेट्रोलियम लेवी को जो है वो कम किया। और अब भी जो है वो आज फैसला आपके सामने आ जाएगा, और आप देखेंगे कि उस फैसले में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालेंगे। तो आप कह रहे हैं डीजल के पेट्रोलियम प्राइसेस की नहीं इंक्रीज होंगी? जो मेरे पास इतलात हैं अभी तक नहीं होंगी। जो मेरे पास इतलात है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतला है तो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कुछ। अच्छा ठीक है जी, ये तो टिकट चला दें जी। वजीर क्या चलनी है उस पर भी खबर आ जाएगी। मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, आ जाएगी ना। आप भी तो ऑफिशियली है ना, स्टेट मिनिस्टर है, आप 15वें दिन बढ़ी है। जरा अनाउंस कर लें ना, जिनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लगी है वो कर लेंगे, वो मैं कर जरा लें। इनको बता रहा हूँ, अच्छा आप इनको बता रहे हैं, इनको बता रहा हूँ। कॉम को भी पता चल गया, सब दूसरी देख बात यह मुझे है, मैं बताएं इनके लिए कि कर रहा था। नवंबर क्यों डर रहे हैं नवंबर टिकर से से? फरवरी चले, तक सुन चले ना, 12वें दिन बढ़ी है। अब आप सुन नहीं रहे ना, चले उनकी उनका पॉइंट अपना ऑफ व्यू बात तो तो सुने सुन लेना। देखें आप चाहते हैं कि जबरदस्ती बढ़े, आप बढ़ाते होंगे, हम नहीं बढ़ाते भी। नहीं बढ़ा मामला ये है कि Very good अगर नहीं बढ़ा रहे, देखें, बड़ी सुने सुने आप, इनको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि वजीर आजम इमरान खान जनवरी से मई तक मुसलसल उन्होंने जो कीमतें बढ़ी, $34 पर बैरल से 70 पर बैरल पेट्रोल की कीमतें गई हैं, हमने जो है वो बोझ खुद बर्दाश्त किया, हुकूमत ने अपनी रेवेन्यू के ऊपर बोझ बर्दाश्त किया। इनकी तरह नहीं है कि कभी सेल टैक्स को 16% से 17% कर देते थे, कभी जो है वो आउट ऑफ द बुक्स लोन पार कर देते थे, कभी जो है वो लोगों की जेबों के ऊपर डायरेक्ट उनके रिफंड्स रोक लिया करते थे। इस हुकूमत ने इस एक साल में रिकॉर्ड एक्सपोर्टर्स को 216 अरब रुपया जो है वो रिफंड्स वापस किए हैं। पिछले साल 124 किए थे। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हमने की है। इनकी तरह नहीं है कि 2018 में जो 3840 का ये फिगर देते हैं तो इंपोर्ट $60 अरब के ऊपर थी। जारी बात है हमारे दौर में 20% दरामदात में कम हुई। उसका रेवेन्यू भी आपको पता है, कस्टम ड्यूटी होती है, सेल्स टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, उसमें कमी हुई। रिफंड्स रिकॉर्ड वापस किए हमने। उसके बावजूद हमने टैक्स फाइलर्स में इजाफा किया, और जो बाय द वे नए टैक्स फाइलर्स आए हैं उनके आने से टैक्स रेवेन्यू में 54% ज्यादा इजाफा हुआ है। और आज हमने सिर्फ 11 माह में, आज की फिगर आ जाएगी जो मैं कल की फिगर आपको बता रहा हूं कि 4140 अरब रुपया 11 माह के अंदर जो है वो जमा हो चुका था। आज की फिगर ऐड कर लें तो 20-30 अरब रुपया आज भी आया होगा, तो ये तकरीबन 4160-70 अरब रुपया जमा हो चुका होगा। और इंशाल्लाह जब ये साल क्लोज होगा तो अभी भी तारीख के हाईएस्ट टैक्स जमा कर चुके हैं। ना सिर्फ हम अपना टारगेट मीट करेंगे जो 4600 कुछ अरब का है, बल्कि उससे ऊपर जाएंगे। और टैक्स टू जीडीपी जो है वो रिकॉर्ड जो है उसके अंदर इजाफा होने जा रहा है। 13% हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया है। इनसे सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब ले दें कि 2013 में जब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $24 अरब पे थी, पाकिस्तान की भी $24 अरब पे थी, जब 2018 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पहुंच गई $39 अरब पे, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो क्यों कम हो गई? हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी? ठीक, इन्होंने जो आज एहसन इकबाल साहब कह रहे थे 5 साल टारगेट, इनका 5 साल टारगेट पता क्या था? 2013 से 2018 $34 अरब होंगी एक्सपोर्ट्स। 34 की बजाय जो है उसको कम करके $20 अरब के ऊपर ये छोड़ गए। 19.2 अरब पे इनको करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, जो 19.2 अरब पे ये छोड़ के गए, जो आज हमने 800 मिलियन यानी $80 करोड़ उसको सरप्लस के ऊपर छोड़ा हुआ है। हमारी ग्रोथ क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं है, हमारी ग्रोथ एक्सपोर्ट बेस है। हमारी ग्रोथ जो है वो पैदावार बेस है जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। हमारी ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर बेस है जिसमें रिकॉर्ड किसान को 1100 अरब रुपया किसान की जेब में गया है। 500 अरब रुपया सिर्फ गंदम की मद में गया है किसान की जेब में। किसान खुशहाल हुआ है। गाड़ियों की सेल में 54% इजाफा। मोटरसाइकिल जो आम आदमी मजदूर लेता है बिल्कुल वो 34% इजाफा। ट्रैक्टर जो किसान लेता है बिल्कुल 62% इजाफा। सीमेंट ये- की सेल में इजाफा। वैसे ये अब इतने इजाफे, इतने पॉजिटिव्स जो हैं, देखिए ये- पॉजिटिव्स को ये कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ठीक, आप जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्ड है वो, आप जो इकोनॉमी के फिगर दे रहे हैं, मूडीज ने आपकी इस इकोनॉमी को जो है वो अप्रिशिएट किया है। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट 50-50 कुछ आज कह का- रहे हैं, अच्छे आज कुछ बुरे, ये चलें, सब चल रहा है। आज का ठीक। मैं सबसे बड़ा Let me पॉजिटिव आज tell का- you one more thing कि जो मेन क्वेश्चन आपसे होता है, जो ऑपोजिशन भी आपसे करती है, ये तमाम चीजें अगर आप कहते हैं कि इंडस्ट्री बूम कर रही है, गाड़ियां महंगी हैं, अगर आप कहते हैं एग्रीकल्चर बूम कर रहा है, रोटी गंदम महंगी मिल रही है, अगर आप कहते हैं कि हम जो है वो फलाने सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये अवाम का सवाल जेन्युइन है कि अगर तमाम चीजें आपके फिगर्स और डिजिट्स अच्छे हैं तो ये महंगाई, ये पास ऑन क्यों नहीं हो रहा? That's a million आदिल dollar. दो चीजें देखें। एक आपकी होती है पैदावार लागत। रिफ्लेक्ट नहीं मसला अब सुन लेना जरा, थोड़ी ट्यूशन ले लेना हमसे भी। आपने तो ओगरा में कितना नौकरी कर सुने ली है, झूठ? गलत फिगर बता रही थी आप बैठ के कि कीमतें बढ़ रही हैं। पता नहीं आपने मैं बिल्कुल मुझे तो गलत सिंध नहीं हुकूमत बता रही, अनाउंस मैं किया तो अभी करेगी आपको पेट्रोल और की भी कीमतें बहुत बढ़ चीजें रही हैं। आप क्या बताऊंगी। करते हैं? अपना काम करें ना। आप वहां पे नहरें नूरे साफ करें, टेल एंडर्स को पानी पहुंचाएं, आप जो है वो हमें पेट्रोलियम के दस्त दे रही हैं। जरा बात सुन लें, मामला ये गुजारिश सुन लें। आप भी पेशावर में शैला आपा जरा कार्डियोलॉजिस्ट गुजारिश सुन रखें, लेना लोगों मेरी, को अपने छोटे तनख्वाहें भाई की दें, गुजारिश सुन लें। वहाँ पे लोगों को तनख्वाहें दें। अच्छा चले ठीक है, यूनिवर्सिटी कर के लेते और हैं, कर कॉलेज के लेते हैं। लोगों जो को आप कह रही हैं वो कर लेते हैं, मुझे तो बात कार्डियोलॉजिस्ट करने रखें, दें। चेस्ट पे चलें जी, यूनिट बनाएं, कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, NICVD बनाएं। मामला ये है, मैं आता हूं आपकी तरफ चला देखें दो चीजें हैं। एक बुनियादी चीज ये है कि सच बोले ना खुल के। आपके मुल्क में पाम ऑयल पैदा नहीं होता, एडिबल ऑयल खुर्दनी तेल, उसकी कीमतों के अंदर 100 गुना इजाफा हुआ है इंटरनेशनली एक साल।
अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 100 रुपए किलो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है। ये जो घी तेल हम अपनी हांडियां पकाते हैं इसके अंदर 70% दालें हमारी पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट होती हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से आती हैं। लिहाजा इन चीज़ों का इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आई हुई है। और आज आपको एक चीज़ बताऊं कि आज फिगर्स आई हैं, हम 4% से ग्रो कर रहे हैं। कोविड, टिड्डी दिल, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग के बावजूद आज भारत जो है वो -7.7% उसकी ग्रोथ है। ये हिस्टोरिक जो उसका साल क्लोज हुआ है, तारीख में वो सबसे जी, बुरी जी, उनका जो उनका डिक्लाइन साल है क्लोज हुआ इकोनॉमी है। में। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि हमने कोरोना को अच्छा मैनेज किया। हमारी देना क्रेडिट वजीर आजम को, देना एनसीओसी को क्रेडिट खुले दिल से। यहाँ भी अगर अपोजिशन तंग दिली का मुजाहरा करेगी तो ये फिगर्स और ये परफॉर्मेंस इनको नहीं करने देगी और इसका रास्ता रोकेंगे। आखिरी बात आपसे करूंगा, आखिरी बात इसमें जो पॉजिटिव हुई है, आज दुनिया में पिछले 1 साल में $170 बिलियन की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड में हुई है। आज जो वजीर आजम कहते थे कि इदारे हम इस जगह पे पहुंचाएंगे, आज वापडा अपनी साख के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी मनसूबाबंदी के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम साहब ने काम शुरू करवाया डैम्स पे, $500 मिलियन के ग्रीन यूरो बॉन्ड का आज अजरा हुआ। $3 बिलियन की लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। 201 कंपनीज आई, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज आई हैं। आज आपको सॉवरेन गारंटी के बगैर, यानी आज आपको ना सॉवरेन गारंटी देनी पड़ रही है, ना आपको मोटरवेज गिरवी रखवानी पड़ रही है, ना एयरपोर्ट गिरवी रखवाने पड़े, ना कल को आपको किसी किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ेगा कि आपका रोजवेल्ट होटल अटैच हो जाए, आपका स्क्राइब होटल अटैच हो जाए। बल्कि आज आपके इदारे अपनी साख के ऊपर डेवलपमेंट के लिए बाहर से फंड लेकर आ रहे हैं। ये है वो पॉजिटिव। इन पे खुश हो, इन पे नाराज ना हो, इन पे खुश हो। ये जो पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं ना, वो उर्दू की कहावत है कि मौत दिखा के बुखार देना। ये कहते हैं कि शुक्र करो हम 200 अरब के खसारे में जा सकते थे, हमने सिर्फ 100 अरब का खसारा किया है। ये इनकी पॉलिसी है। मैं अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त कर दूं, 2013 में जो एफबीआर का रेवेन्यू था, हमारा जो टारगेट था, हमने 1.9 ट्रिलियन इकट्ठा किया। 2018 में हम जो एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट था 3.8 ट्रिलियन, 3.8 खरब पे छोड़ के गए। इनके पहले 2 साल 2019-2020 का अगर आप टारगेट देखें तो वो 3.8 ट्रिलियन पे ही खड़ा है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। नंबर 1, महंगाई हमने एंड पे 4% पे छोड़ी थी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनका अपना बजट की किताबें ये कहती हैं कि महंगाई 4% पे थी। इनकी एवरेज महंगाई ओवरऑल 3 सालों के अंदर 10% पे रही है। और जो शाय खुर्दोनोश हैं देही इलाकों में, वो 13 से 15% के दरमियान रही है। जो लोग अनाज उगाते हैं वहां पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, देखें मेरी बात सुने, आप अगर किसी लेमैन से बात करें अपनी जगह पे है, 35% रुपए की कदर में कमी वाकया हुई, 35%। उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में हमने विदाउट डीवैल्यूएशन 13% इजाफा किया था। ये अपने ही फिगर से कंपेयर करते हैं, जब हमारे से कंपेयर करते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 1% का इजाफा हुआ है। ये बात मैं जरूर मानूंगा कि हमारे दौर में इंपोर्ट ज्यादा थी, बाहर से ज्यादा चीजें आ रही थी, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी, सीपैक फुल स्विंग में था, एनर्जी के मंसूबे लग रहे थे, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे थे, कैपिटल गुड्स आ रहे थे, खाम माल आ रहा था। हम इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ के गए, जिसको ये आर्टिफिशियल कहते हैं और अपनी को ये असल कहते हैं। 5.8 पे 6.4 पे वो प्रोजेक्ट। लेकिन एक बात है तारा साहब, मुझे ये बताएं, ये जो एलएसएम है इनका भी 9% पे है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब सवाल ये है कि जब आप ये बात करते हैं ना, ठीक है इंपोर्ट हो रही थी मशीनरी सीपैक की वजह से, उस टाइम के हम लोग विटनेस हैं, किसी हद तक तो ये बात ठीक है। लेकिन एक मुल्क का एक्सपोर्ट जो है वो इतना कम हो जाना, इतना स्क्वीज हो जाना, इतना श्रिंक हो जाना, ये भी तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना इकोनॉमी में कि आप अगर इंपोर्ट कर रहे थे मशीनरी तो आपने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट वहां छोड़ दी। अगर 5 साल बाद आपकी हुकूमत होती तो आपके लोगों ने खुद कहा कि आईएमएफ के पास जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो इसका मतलब आईएमएफ इकोनॉमी छोड़कर जा रहे थे ना आप 5 साल बाद कि हम डेट सर्विसिंग के लिए डेट्स लेंगे और उसके बाद इसको पेमेंट को करेंगे। और एक्सपोर्ट अगर आपकी नहीं होगी तो जेन्युइनली आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम करते हैं? फिर तो कोई तरीका नहीं है आपके पास। नहीं देखिए, मैं जरूर कह रहा हूं इंपोर्ट्स बढ़ी थी, बट एक्सपोर्ट्स में हमने 13% इजाफा किया, इन्होंने हमारे मुकाबले में 1% इजाफा किया है। मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे। आप इनके सारे आर्ग्यूमेंट जी कंप्लीट कर लें। आखिरी बात सिर्फ आप इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स मान लें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन की है। नंबर 2, जो 13% पे
पॉलिसी रेट पे लोगों ने पैसे पाकिस्तान में रखवा के उस पे मुनाफे कमा के सूद के ऊपर जो बाहर लेके गए उनकी फेहरिस्त शाया करें ना, वो कौन लोग थे। लेकिन सर आपकी पर कैपिटा इनकम पे भी एक सवाल ये उठेगा कि आपने डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था ना, और इन्होंने आते के साथ ही जो है वो आर्टिफिशियल की दलील भी देना कैसे फ्लोट किया, यानी वो आर्टिफिशियल कैसे कैपिटा था। इनकम तो आप डॉलर से लगाते हैं ना। मैंने बड़ा सुना है कि आर्टिफिशियल था। सर मेरी बात तो सुन लें। किस तरह किया, पहले मैं इस पर आता हूं, ये भी आर्टिफिशियल explain कैसे नहीं था, आप लोगों ने मार्केट से डॉलर फेंका है, उसके बाद जाकर जो है वो उसको मेंटेन करते थे। मुझे ये बताएं, ये टेक्निकल डिबेट हो जाएगी बिकॉज कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट हम में से यहाँ नहीं बैठा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप जब ये कहते हैं पर कैपिटा इनकम आपने अपने डॉलर से इवैल्यूएट करनी थी ना, कि आपकी पर कैपिटा इनकम ये बनती है। बिल्कुल तो करनी पर थी। कैपिटा इनकम जब आप डॉलर को 90 रुपए पे रोकेंगे कुछ और होगी, और 150 पे ले जाके रखेंगे तो कुछ और होगी। सो ये टेक्निकल भी है, इट्स मोर ऑफ टेक्निकल कि आप कहेंगे पर कैपिटा इनकम हमारी ज्यादा। public महंगाई sector, इनका बहुत बड़ा आप इशू है foreign direct investment- जिसको इन्हें टैकल करना पड़ेगा, जो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, आप पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट देख लें, हमारा डेट देख लें। अगर हमने कर्जा लिया है, मोटरवेज बनी है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, इन्होंने डेट कहां लगाया है? ये हमारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगाने के अलावा इनका काम ही और कोई नहीं आज है। मैं चलो तसल्ली मुझे के लिए एक बैठा हूं, ब्रेक लेनी है, आज पूरी तसल्ली हो, टेंशन ना लें। एफडीआई की पोजीशन ये दूसरी बात ये है कि वाकई कि वो कर्जा जो लिया गया है डेट सर्विसिंग के लिए था, लेकिन उसके अलावा जो लिया वो किधर गया है। ब्रेक के बाद कुछ और सियासी मामलात पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शैला साहबा, मैं बिलावल साहब का जरा शॉर्ट चलाना चाहता हूं अब ये महंगाई के सुनामी के साथ और अपोजिशन वाले मामले पे, लेकिन अगर आप इकोनॉमी पे कुछ जवाब देना चाहती हैं, उन्होंने जो फिगर्स के साथ आपके सामने रखा है कि मैं जवाब देना चाहती हूँ फारूक हबीब साहब। लास्ट ईयर मुबारक हो, पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ी। हाँ, ये अभी देखें प्रोग्राम के मैं बीच इसका में भी जवाब देना चाह रही थी, मैं इसका अच्छा। भी जवाब देना चाह रही थी। जी चलो आपा खुश हो आपको जाए ना, मैं ये आपकी बता दूं। आपको डीजल और पेट्रोल उसी कीमत पे मैं डलवाना खुश पड़ेगा। कैसे हूँ भाई मैं खुश कैसे हूँ? ये जो है सोर्स बता रही हूँ मैं आपको, www.globalpetrolprices.com। ये है 3 मई की। पाकिस्तान में इस वक्त आपने कहा कि 108.50 पैसे जो है वो पेट्रोल की पर लीटर जो है वो प्राइस है। क्या आपको पता है मलाइजिया, एथियोपिया, बोलीविया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, कोलंबिया और इन सबसे ज्यादा हमारी पेट्रोल की प्राइस है इस वक्त। और क्या आप ये जानते हैं? म्यांमार से हम खित्ते 2 में रुपए हमारी आगे कम है। 107। ये मैंने भारत पूरी में आपको ज्यादा ये है, भी बाकी चेक करना जगहों में पड़ेगा। ज्यादा है, खित्ते में उसके कम है। बाद कौन सी स्टोरी दीजिए? भी उसके बाद भी उनका फूड इन्फ्लेशन हमसे कम है, हमारा फूड इन्फ्लेशन फिर भी ज्यादा है। वो जो आप मुझसे कह रहे थे गलत फिगर, आप 7 मार्च का अखबार उठाइए लास्ट ईयर का, डॉन, आपकी एक्सपोर्ट है 3.75% और कोरोना उसके बाद आया। उस वक्त आपने गलत फिगर दी थी पहले कि 1 वो पता नहीं कितनी हमने जीडीपी कर दी, वो 1.9 थी, फिर आप उसे नेगेटिव तक ले गए। तो आप प्लीज वो वाली बातें करें जो समझ आए, क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट कितने परसेंट था? 2008, 1 मिनट, 2008 जो था, नहीं, 1 मिनट तो सही है, मैं वैसे सवाल पूछ रहा हूँ। की प्राइस सबसे ज्यादा थी और 1 रुपए 80 पैसे से हम 4 रुपए तक गए यूनिट लेके। तो आपके जो नफीस दोस्त हैं वो 3 दफा हमारी गवर्नमेंट से निकले और नून लीग ने अलग एक मुहिम चलाई, उसके बाद सारे पैसे उनके यहाँ पड़े और अब आपके यहाँ पे देख लें फी यूनिट कितना है। तो थोड़ा सा जरा संभल के और जो ज़राअत की एक्सपोर्ट है जो हमारे ज़माने में बूम आया वो किसी के ज़माने में नहीं आया। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं गलत फिगर नहीं देती। आपने अभी 2-4 साल से टीवी पे आना शुरू किया है, मैं माशाल्लाह से पूरी तैयारी के साथ आती हूँ और इस वक्त भी आपको मैं ये चले, बता रही मैं हूं कि इसका जवाब ले लेता हूँ। वैसे उसमें नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है कि सरमायाकारी 15.2% कम रही है तीसरे साल भी, और आप अपना सालाना हदफ जो है इकोनॉमिक वॉल्यूम के परसेंटेज के हिसाब से आप वो नहीं हासिल कर सके, और आपने जो पर कैपिटा जो इनकम शो की है वो भी गलत की है, और आपने 2017 की जो सेंसेस है उसके हिसाब से नहीं की। कहें तो मैं उसकी फिगर दे दूं। चलें जी, ठीक है, क्विकली जल्दी क्योंकि गलत मैंने फिर दूसरे टॉपिक पे भी जाना है। उन्होंने कहा पेट्रोलियम प्राइसेस बोलीविया, अफगानिस्तान और कई कंट्रीज का रेफरेंस देते हैं, उन्होंने कहा उनसे ज्यादा है आपकी, और वो चेक करना पड़ेगा इस वक्त। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा आपने एक्सपोर्ट की फिगर गलत दी है। 3 मई का है, सोर्स मैंने बता दी। सर जरा मोटी सी आदिल अब्बासी साहब जरा बात समझ लें। 3 मई 2021 की रिपोर्ट। अच्छा जी, अच्छा, चलें, ठीक है। देखें, बात ये है कि अब आप मुझे बात करने दें, मीनवाइल आप गूगल कर लें, मुझे बात कर लेने दें। आपने कहा 2008 से 2013 तक जो है वो
आपकी जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ। भाई आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ तो आपकी आबादी जो है वो 2.5% से बढ़ रही है। सुन लें ना, आप सुन लें, 2008 में जो आबादी थी वो 2021 में वो आबादी नहीं है। लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, 22 करोड़ का मुल्क बन गया है। पॉलिसीज उसी हिसाब से सुन बनी लेना, थी हुकूमत सुन की तो लें, कि अगर हौसला ये करें। आबादी है तो हमारी ये पॉलिसी। चलें अब आप हौसला करें ना। जब सुन आपको पता था, जब आपको पता था कि आईएमएफ के पास जाना है तो आपने देर क्यों की? अरे हमारे मिनिस्टर लेने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी रखे। चले ठीक है। आपने आईएमएफ जाने में देर क्यों की? सर इनका मसला ये है कि हमने तो मिनिस्टर लिया और है ना, गलत हमने जरदारी साहब को तो आपने नहीं ना लिया। वो शराइत वो इनके आपने पास ही है, वो accept इनको की, मुबारक हो, जो उनकी आप हिफाजत करें। आज भी शौकत तरीन कह रहे हैं कि हम उन शराइत में नहीं जाएंगे। अच्छा चलें, आप बिट और एंड वो पीसेस में बात ना आपके- करें। वो आपके पोस्टर बॉय शैला साहब आपने उस 1 वक्त मिनट और बोलना है, लेकिन- 2 लेकिन मिनट एक- बोलना, बोल लें तसल्ली से। असल में टाइम कम है, मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश मुझे करता जरा हूँ बात कि कर लेने दें। जरा देखें मुझे जी, बात मुझे कर लें। देखें मुझे बात करने। इन्होंने जो बातें की कि फलानी फलानी जगह के ऊपर काम है, आज भी पाकिस्तान की कीमत भारत के साथ और खित्ते में मौजूद जो दीगर ममालिक हैं उसमें पेट्रोलियम भारत की की कीमतें पर हमारी कैपिटा कम है। इनकम की क्या 1 बात मिनट सुन करते लेना, हैं? आप सुन बांग्लादेश लें। के आपके पर कैपिटा आप डबल सुन है लेना। आपके बंदों। फिर आप बात शुरू कर देती हैं। आपसे 14 अरब रुपए मैं की क्या जो करूं चूहे ना, गंदम आप खा है गए ना, वो तो कंट्रोल सुनने नहीं होते। कह के जो टाइम चूहे पाल जाया रखे हैं करते आप लोगों डेली ने, में जिस पे हुकूमत उनको नहीं तो करती, उनको कि कर लें नहरें प्रेसिडेंट आपसे किसी साफ को नहीं कह होती, देंगे, भल सुन लो, सफाई सुन लो। आपसे नहीं होती। आपने जो है वो सिंध के लोगों हमारे यहाँ को, सिंध सबसे के ज्यादा काश्तकार लाइनिंग को हुई है। आपने छोड़ दिया हमारे यहाँ है सबसे ज्यादा माफियाज लाइनिंग के हुई है। रहमो करम के पानी ऊपर। चोर मैंने हुकूमत नहीं देखी। चलो चलें, अब अभी आप तक मुझे तो बात चीनी कर चोर, लेने आटा देना। चोर, दवाएं चोर, गैस चोर चलें थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, पानी ठीक है, चोरी ये ठीक तो है। यजीदियत है। चले चले जी, ठीक है। पानी असल पर में आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी से पानी बात पे भी करेंगे। आते हैं, जरा बात जनाब करते जरा हैं। जल्दी इसको ब्रीफ देखें, कमेंट मोटी कर सी बात यह है कि इस टाइम जो फिगर्स हमारे आ रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा भी दूध की नहरें है बह और रही ये डॉन में रिपोर्ट छपी है कि सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो सिंध के अंदर है, पुअर मिसमैनेजमेंट की वजह से। ठट्ठा बदीन के लोगों ने टमाटर जो है वो दरियाओं में फेंक दिए हैं पकड़ के। ये उनको जो है वो हलीम सहूलत नहीं आदिल दे पे सकते। फेंके भाई, वहां पर टमाटर जो दरिया में किसान नहीं है फेंके, उसकी हलीम आदिल उसको पे इन्होंने फेंके। माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कराची जो है वो बदीन टैंकर में हम माफिया लोग के जुम्मे जीत है, गए, लेकिन गंदम जो है वो सारी चूहों के पार्टी जुम्मे हार है, गए। लाड़काना जो है उसके अंदर लूटमार जारी है। हर जगह के ऊपर इनकी चलें लूटमार जी, है। ठीक है। ये अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला है और राजा बड़ा- चौपट का ताल्लुक भी उसी इलाके से मैं था, उसी आपके की अंधेर दुख में नगरी थी, शरीक जो हूं। जिसके वारसीन ये बने हुए हैं, उसको लेके आगे चल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। चलें जी, अब जरा तारड़ साहब, मैं जरा बिलावल साहब ने क्या कहा जी वो आपके सुनवा दुख पे लें, मैं शरीक आगे हूं, बढ़ते हैं। ये दूसरा आपने शॉट चला दिया, लेकिन तारड़ साहब आप जरा इसका जवाब दे दें। उन्होंने कहा पीडीएम में वापस जाने की ना कोई ख्वाहिश है, खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं। जो सियासी जमात अपने नजरिए में ही क्लियर नहीं है, आप लोगों के बारे में कह रहे हैं, तो वो बाकी मामलात में जो है वो कैसे हुकूमत को टफ टाइम देगी? हम और एएनपी मिलकर जो है ये सब काम करेंगे। क्या जो पोजीशन इस वक्त आप लोगों ने ली हुई है उससे ऑपोजिशन मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? पीपल्स पार्टी तो आप लोगों ने कॉर्नर कर दिया और अब वो भी कहते हैं कि जी आप हुकूमत के बजाय हमें टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला के फजल से नौशहरा से लेके वजीराबाद से लेके डस्का से लेके खुशाब से लेके कराची तक जो बाई इलेक्शंस में ऑपोजिशन ने हाल पीटीआई का किया है वो इबरतनाक शिकस्त मैं कहूँगा। और कराची जैसे शहर में अब्बासी साहब अगर 6 नंबर पे आप टीएलपी से भी नीचे आए ना तो चुल्लू भर पानी हो तो उसमें गौता खा लेना चाहिए। डूब मरना तो नहीं, मैं कहूँगा फ़ारूक साहब मेरे भाई हैं, गौता ज़रूर खा लेना चाहिए। थोड़ी शायद होश ठिकाने आ जाए कि कराची शहर ने रिजेक्ट कर दिया है, फैसल वाडा ने जो किया सो किया, जिस तरह की भी धांधली की। बट ये 2021 में आके कराची शहर आपको 6 नंबर पे रख रहा है। चलें। तो जमानतें जब्त होंगी। ठीक है, इनके बाई बहुत इलेक्शन सारे हो गया लोग- जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ इनके बहुत सारे लोग, गुलाम सरवर खान, राना नजीर कामोकी से, मेहदी भट्टी हाफजाबाद से, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं कि जो अगली टिकट इनकी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं महंगाई बहुत है मगर इनकी टिकट भी बहुत महंगी है, वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, हम लेने को तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बजट के लिए खातिर जमा रखें। हम और पीपल्स पार्टी आपको एक पेज पे नजर आएंगे पार्लियामान के अंदर। पार्लियामानी सियासत अपनी जगह पे है, इनकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। और ये जो रिंग रोड का मरकजी मुलजिम रातों रात भगाया है ना बाहर, जो वापस भी आ जाएगा और लाएंगे भी उसको वापस, तो ये मामलात इस तरह नहीं चलेंगे कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा 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 थू थू। तारड़ साहब, तो ये बजट में आप देखेंगे। जी जी तारड़ साहब, मुझे एक बात बताएं। मौलाना साहब ने भी कहा कि बजट के लिए पार्लियामानी कमेटीज और पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ये सब करेंगे। ठीक है, पार्लियामानी निजाम के अंदर रहते हुए सारा होगा। एक तरफ तो पार्लियामान को पीडीएम मानती नहीं है, वो एक तरफ हुकूमत को वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं इलेजिटिमेट है, ये कोई इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है।
दूसरी तरफ ही आप कहते हैं कि जी बजट के लिए हम पार्लियामान के अंदर फाइट करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को आप अलहदा करते हैं, जिस पर तमाम लोगों का यह ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं होगी तो एक मौसर ऑपोजिशन बन के आप गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते। दूसरी सांस में आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के चूंकि उन्होंने बाप के वोट ले लिए, गिलानी साहब बन गए उधर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, तो लिहाजा उन्होंने, और वहीं आप दूसरी सांस में कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में एक साथ होंगे। तो भाई जिस पार्लियामेंट की वजह से आपकी लड़ाई हुई है पीडीएम में, तो उसी पार्लियामेंट को आप बुनियाद बना के कह रहे हैं वहां टफ टाइम देंगे, या तो फिर पीडीएम में भी उनको माफ कर दें। जिसकी वजह है उसकी वजह यह कि हमारा जाती मफाद कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का है दुश्मन बजट आने वाला है जिसमें नहीं मैं पीपल्स पार्टी की मगर आप कह रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का जाती मफाद है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अवाम दुश्मन बजट को डिफीट करने के लिए, क्योंकि इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है, 10-12 लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं, वो अब पता नहीं है क्या उनको थ्रेट करते हैं, किस तरह अपने साथ मिलाते हैं, मगर हमारी कोशिश होगी कि ये अवाम दुश्मन बजट पास ना हो। ये जो फिगर फजिंग करके ये जो नए गरीब अवाम पे मजीद बम गिराने को आ रहे हैं, दावों का कायल नहीं हूं, लेकिन ये बजट पास हो जाएगा और स्मूथली पास हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी सियासत की तरफ। मगर मैंने आपसे कहा मैं अमूमन नहीं करता दावे, लेकिन ये बहुत स्मूथ पास हो जाएगा। अब आप आ जाए पॉलिटिक्स की तरफ, तो पॉलिटिक्स में पार्लियामान पे तो झगड़ा है कि गिलानी साहब ने वहां पोजीशन ले ली, और यहां पार्लियामान में उनके साथ अगर बजट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, बजट पास कराने से रोकने के लिए, तो फिर पीडीएम में जाके आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कल नासिर हुसैन शाह साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा जो बिलावल साहब ने फाड़ के फेंका है ना आप लोगों का नोटिस, वो मैंने सारे टुकड़े जमा कर लिए अपने पास, वो सुनवाता हूं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात। वेलकम बैक। शैला साहब, आप पार्टी का सवाल मैंने कर दिया, वो कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट में तो आपके साथ हैं लेकिन बाहर क्यों नहीं है, वो तो आपको रीजन पता है, क्योंकि हम मफाद के लिए नहीं लड़ रहे, हम उसूल के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप इस पे कमेंट कर दें, फिर मैंने जरा तरीन साहब वाला मसला भी डिस्कस करना है। अच्छा देखें, ये जो अभी आपने उनके मुंह के जुमले अपने जुमले रखने चाहे, इस वक्त इन्होंने ये मफाद हमें नहीं कहा, लेकिन एक सेकंड मैंने नहीं कहा आपने ये कहा कि हम मफाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मैंने कह दिया कि लेट मी क्लियर दिस आदिल शरारत कर रहे हैं कि मुझे क्लियर तो करने दें। आपकी तरफ से मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे सफाई का मौका तो दें खुदारा। मैं तो उन एंकर्स में से नहीं हूं, पूरा टाइम देता हूं सबको। मैंने कहा है, मुझे ये बताएं कि हम और पीपल्स पार्टी में, मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा हम ये मफाद की लड़ाई नहीं लड़े, हम आम आदमी के लिए लड़े, इसलिए बजट पे इकट्ठे हैं। आपने फिर पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी मफाद की लड़ाई लड़ी, मैंने कहा जी हम और पीपल्स पार्टी दोनों मफाद की लड़ाई नहीं लड़े। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। और मैं आपको कितने स्टेटमेंट पीएमएलएन के अगर कल मैं शो करूंगा, पूरा का पूरा एक उसकी सीरीज दिखा दूं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जो है उसूल की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी ने बहुत छोटे में सौदा किया है। अगर मैंने आपको 10 स्टेटमेंट आपकी पार्टी के लोगों को दिखा दिए, पीडीएम में उनकी वापसी, मैं बड़ा क्लियर हूं, पीडीएम में उनकी जो वापसी तारक साहब, मुझे आपसे उम्मीद है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, इसलिए मुझे आपका अंदाज पसंद है। कह रहा हूं, क्लियर बताएं, क्या पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब की सूरत में फायदा उठाया या नहीं उठाया? मुझे वन लाइनर आंसर चाहिए। पीडीएम में देखें, पीडीएम में जो उनकी वापसी है, सर पीडीएम की वापसी को छोड़ दें। तारक साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या गिलानी साहब ने फायदा उठाया है पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट लेके या नहीं? उन्होंने बहुत गलत किया है, बगैर मशावरत फायदा उठाया है कि नहीं उठाया? संजरानी के, सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, संजरानी के पास गए हैं जिसको वो चेयरमैन मानते ही नहीं। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा मसला हल कर दिया, क्योंकि मैं रोज पीएमएलएन के लोगों के लीडर्स के बयानात सुनता हूं, तो मैंने ये बात सामने रखी, इसलिए मैंने आपका कॉन्टेक्स्ट समझा। जी शैला साहब, बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं कि हुन आराम है। मुझे सब आराम है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि हमने क्या किया है और हम किसी को जवाबदेह नहीं है। ठीक है, मुझे ये भी मालूम है कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात तय नहीं हुई, उसको, उस लॉन्ग मार्च को इस्तीफे से नहीं करना, लॉन्ग मार्च की तैयारी ना करना, पंजाब के सेनेट के इलेक्शन से लेके मुझे सब पता है। ऑल राइट, आपने मेरा दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। हमने जो किया, बिल्कुल हमने जो किया, हम किसी को जवाबदेह नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि हुकूमत जो ये बार बार कहती है कि हमारे मफादात, तो क्या हमने फरियाल टालपुर साहिबा के लिए अलीमा बाजी जैसा एनआरओ मांगा है? चले आप जाली अकाउंट्स के लिए तो एनआरओ मांग रहे हैं ना? क्या हमने खुर्शीद शाह के लिए ये कहा है कि जुल्फी बुखारी की तरह बाहर भेज दो? क्या हमने किसी को 14 अरब रुपए के चूहों को बचाना है जो वो चूहे क्लिफ्टन में पाल रखे हैं?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं